नमस्कार दोस्तों, अरविंदम क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हितेश शर्मा और आज जो मैं आपको पिछला जो मैंने पार्ट आपको बताया था भाग 2 से बढ़कर मैं अब भाग 3 पर आगे की संरचना के संदर्भ में बताऊंगा। उससे पहले मैं ये कहूँगा कि गिरते पड़ते रहे हम संघर्षों की दुनिया में, गिरते पड़ते रहे हम संघर्षों की दुनिया में, आंधियों में क्या दम था, आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप तैयारी का रुख लेकर चलते हो और तैयारी की ओर बढ़ना चाहते हो तो ऐसी कोई भी उद्देश्य नहीं है इस दुनिया में जो हम कम समय में हासिल नहीं कर सकते। वहीं मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने पहले जो चर्चा की थी वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर की थी और अब जो चर्चा मैं करूंगा वो भारत की तटवर्ती सीमा रेखा पर करूंगा। तो भारत की तटवर्ती सीमा रेखा को लेकर आपके प्रश्न क्या पूछा जाता है कि भारत की तटवर्ती सीमा रेखा किन 2 बड़े जलीय भागों के साथ लगती है? तो भारत की तटवर्ती सीमा रेखा बंगाल की खाड़ी के साथ लगती है। बंगाल की खाड़ी के अलावा आपके किसके साथ लगती है? अरब सागर के साथ लगती है। वहीं मैं आपको ये बता दूं कि अरब सागर की सीमा को 5 भारतीय राज्य स्पर्श करते हैं। कितने भारतीय राज्य स्पर्श करते हैं? 5। वहीं बंगाल की खाड़ी की सीमा को 4 भारतीय राज्य आपके स्पर्श करते हैं। अब देखो, आपके 5 और 4 ये स्पर्श करते हैं तो इनकी संख्या बल दोनों की आपकी कितनी हो गई? 9 हो गई। कितनी हुई संख्या आपके? 9। अब भारतीय राज्य यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय राज्य कुल कितने हैं तो भारतीय जो तटवर्ती राज्य हैं वो तटवर्ती राज्य आपके कितने हैं? 9 हैं। और ये जो 9 तटवर्ती राज्य हैं इनमें से 5 अरब सागर की सीमा को स्पर्श करते हैं और 4 बंगाल की खाड़ी की सीमा को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि सबसे लंबी तटवर्ती सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटवर्ती सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। और गुजरात की जो तटवर्ती सीमा रेखा है उसकी लंबाई है 1214.7 किलोमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है कि इन 9 राज्यों में सबसे लंबी जो तटवर्ती सीमा रेखा है वो किसकी है? गुजरात की। और गुजरात की तटवर्ती सीमा रेखा कितनी है? 1214.7 किलोमीटर है। वहीं हम बात करें कि इनमें सबसे लंबी इसकी है तो दूसरा अधिक लंबाई वाला कौन सा है? तो दूसरा अधिक लंबाई वाला कोई भारतीय राज्य है तो वो आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश की तटवर्ती सीमा रेखा की लंबाई 973.70 किलोमीटर है। कितनी है? 973.70 किलोमीटर है। वहीं हम बात करें कि इन 9 राज्यों में सबसे कम लंबी तटवर्ती सीमा रेखा किसकी है? तो वो सबसे कम लंबी तटवर्ती सीमा रेखा गोवा की है। और गोवा की तटवर्ती सीमा रेखा कितनी है? 101 किलोमीटर। तो ये 3 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाते हैं और इनका जवाब आपको यदि कभी पूछा जाए कि सबसे लंबी तटवर्ती सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है तो गुजरात है। दूसरा अधिक तटवर्ती लंबाई की सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और सबसे कम वाला कौन सा है? गोवा। गोवा की कितनी है? 101। आंध्र प्रदेश की कितनी? 973.70 और गुजरात की कितनी? 1214.7 है। वहीं 5 राज्य अरब सागर को स्पर्श करते हैं और 4 राज्य किसे स्पर्श करते हैं? बंगाल की खाड़ी को स्पर्श करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो तटवर्ती राज्य हैं इनकी कुल तटवर्ती सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? ये प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो तटवर्ती जो राज्य हैं इन तटवर्ती राज्यों की तटवर्ती सीमा रेखा की लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन बात आती है कुल तटवर्ती की तो हमारे यहाँ पर द्वीप एवं द्वीप समूह भी हैं। और द्वीप एवं द्वीप समूहों की हम बात करें तो द्वीप एवं द्वीप समूहों की जो तटवर्ती सीमा रेखा है इसकी लंबाई है 1416.5 किलोमीटर है। कितनी है? 1416.5 किलोमीटर इनकी आपकी लंबाई है। दूसरी बात यह है कि जब कुल तटवर्ती की बात आती है तो कुल तटवर्ती में इनको जोड़ दिया जाता है और जब जोड़ते हैं तो 6100 किलोमीटर तो एक होती है, 1416.5 किलोमीटर एक होती है और कुल मिलाकर इनकी लंबाई 7516 कितने किलोमीटर होती है? 5 किलोमीटर। तो इस तरह से आपके प्रश्न 2 तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो आता है तटवर्ती राज्यों की सीमा रेखा की लंबाई तो 6100 किलोमीटर,
एक क्वेश्चन आता है कि द्वीप एवं द्वीप समूह की तटवर्ती सीमा रेखा की लंबाई 1416.5 किलोमीटर। वहीं प्रश्न आपके ये भी आता है कि कुल तटवर्ती सीमा रेखा की लंबाई तो 7516.5 किलोमीटर। अब जैसे जैसे मैं आपको बोलता जा रहा हूँ उसी तरह से आप यदि रिवाइज करते चलेंगे, लिखते चलेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा और कम समय में आप इसे पढ़ पाओगे। मैं आपको दोबारा से मैं रिवाइज करता हूं कि भारत के तटवर्ती राज्य कितने हैं, तो आपके प्रश्न का आंसर कितना होगा? 9 होगा। क्वेश्चन आपको यह है कि अरब सागर की सीमा रेखा को कितने तटवर्ती राज्य स्पर्श करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 5 होगा। क्वेश्चन आपको आया कि बंगाल की खाड़ी की सीमा को कितने भारतीय राज्य स्पर्श करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 4 होगा। और कुल तटवर्ती राज्य कितने हो गए? 9 हो गए। फिर आता है तटवर्ती राज्यों की सीमा रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। फिर आता है आपके कि द्वीप एवं द्वीप समूह की तटवर्ती सीमा रेखा की लंबाई 1416.5 किलोमीटर। फिर आपके प्रश्न आता है कि कुल तटवर्ती सीमा रेखा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर। आजकल जो प्रश्न है वो आपके मानक देशांतर को लेकर भी आता है। किसको लेकर आता है? कि मानक देशांतर को लेकर आपके प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का मानक देशांतर कौन सा है। तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि मानक देशांतर होता क्या है। देखो भाई, मानक देशांतर की हम बात करते हैं तो मानक देशांतर जो है भारत का वो है आपके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और ये भारत का मानक देशांतर है। ये भारत का कौन सा देशांतर है? मानक देशांतर है और इसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। दूसरी बात ये है कि ये जो भारत का मानक देशांतर है, ये मानक देशांतर 5 भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है। कि 82.5 डिग्री की हम बात करते हैं तो 82.5 डिग्री जो है ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है और जिन 5 भारतीय राज्यों से होकर ये गुजरता है वो 5 भारतीय राज्य जो हैं उनमें एक तो आपके उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दूसरी बात यह है कि दूसरा जो राज्य है वो एमपी है। तीसरा राज्य जो है वो आपके कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। और चौथा राज्य जो है वह आपके कौन सा है? ओडिशा है। और ओडिशा के बाद जो राज्य आपके इसमें सम्मिलित है जहां से 82.5 डिग्री गुजरता है वो आपके आंध्र प्रदेश है। यह आपको ध्यान में रखना है। तो आपको क्वेश्चन आ जाए कि मानक देशांतर भारत का कौन सा है, तो 82.5 डिग्री है। और 82.5 डिग्री जो है यह आपके 5 भारतीय राज्यों से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये आपको ध्यान में रखना है। कितने भारतीय राज्यों से गुजरता है? 5 से गुजरता है। मेरे साथ साथ आपको बोलते भी चलना है। पहला कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दूसरा कौन सा? मध्य प्रदेश। तीसरा कौन सा? छत्तीसगढ़। चौथा कौन सा? ओडिशा। और पांचवा कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। वहीं आपके प्रश्न ये भी आता है कि ये जो मानक देशांतर है भारत के किस बंदरगाह से गुजरता है। तो ये मानक देशांतर जो है ये भारत के मछलीपट्टनम नामक बंदरगाह से गुजरता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि किस बंदरगाह से गुजरता है, कि ये मछलीपट्टनम नामक बंदरगाह से गुजरता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह है कि मानक देशांतर का कार्य क्या है, तो मानक देशांतर का कार्य है समय का निर्धारण करना। यह आपको ध्यान में रखना है कि मानक देशांतर का कार्य क्या है, कि समय का निर्धारण करना है। इस बात को विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखना है। पूछा जाता रहता है कि मानक देशांतर क्या कार्य करते हैं, तो समय का निर्धारण करते हैं। दूसरी बात यह भी आता है कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा मानक देशांतर उसके माने जाते हैं, तो वो विश्व का जो देश है वो आपके कौन सा है? फ्रांस। फ्रांस के सबसे ज़्यादा मानक देशांतर है। सबसे ज़्यादा क्या है? मानक देशांतरों में यदि किसी देश को बांटा है तो किसको बांटा है? फ्रांस को। और हिंदुस्तान का मानक देशांतर क्या है? 1 है और उसका नाम क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। दूसरी बात यह है, क्वेश्चन आपको यह भी आता है कि मानक देशांतर से पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है कि घटता है। तो पूर्व में जाने पर हमेशा समय क्या होता है? बढ़ता है। यह आपको ध्यान में रखना है कि आप जैसे जैसे पूर्व में जाओगे तो समय क्या होगा? बढ़ेगा। और जैसे जैसे आप पश्चिम में जाओगे तो समय क्या होगा? घटेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि पश्चिम में जाने पर समय घटता है और पूर्व में जाने पर समय क्या होता है? बढ़ता है।
ठीक है, कि मानक देशांतर से पूर्व में गए तो समय बढ़ा और मानक देशांतर से पश्चिम में आए तो समय क्या हुआ, घटा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपके जो मानक देशांतर है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरता है। तो उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो ये जो मानक देशांतर है, ये मानक देशांतर उत्तर प्रदेश राज्य में जो गुजरता है वो उत्तर प्रदेश में आपके मिर्जापुर नामक स्थान से गुजरता है। किस स्थान से, मिर्जापुर नामक स्थान से गुजरता है। और ये जो मिर्जापुर है ये इलाहाबाद के निकट है। मिर्जापुर किसके निकट है, इलाहाबाद के निकट स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये किस भारतीय राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। कि भाई मानक देशांतर आपके कहाँ से गुजरता है, तो मानक देशांतर मिर्जापुर से गुजरता है। मिर्जापुर इलाहाबाद में है और इलाहाबाद किस राज्य में आता है, उत्तर प्रदेश में। और ये भी ध्यान में रखना है कि अब इलाहाबाद का नाम पलटकर क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है। तो इस तरह से आपके मानक देशांतर को लेकर क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल सरल क्वेश्चन, मैं आपको रिवाइज भी करा देता हूं कि भारत का मानक देशांतर कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का मानक देशांतर कितने भारतीय राज्यों से गुजरता है, 5 से। एक उत्तर प्रदेश, एक मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़, एक ओडिशा और एक आंध्र प्रदेश। भारत का जो मानक देशांतर है उससे पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है और मानक देशांतर से पश्चिम में जाने पर समय क्या होता है, घटता है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात यह है कि मानक देशांतर किस बंदरगाह से गुजरता है, तो मछलीपट्टनम से गुजरता है। वहीं मानक देशांतर 82.5 डिग्री है वो आपके इलाहाबाद के निकट कहाँ से गुजरता है, मिर्जापुर से। और इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया गया है, प्रयागराज। ये तो क्वेश्चन हुए मानक देशांतर से। अब क्वेश्चन आप आते हैं भारत में मुख्य अक्षांश को लेकर आते हैं कि भारत से कौन सा मुख्य अक्षांश गुजरता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जब मुख्य अक्षांश की बात आती है तो भारत से जो मुख्य अक्षांश है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है। कौन सा अक्षांश गुजरता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत से गुजरता है। और उस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं बताओ, कर्क रेखा कहा जाता है। किसको कहा जाता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। अब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जब बात आती है तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये 8 भारतीय राज्यों से गुजरता है। कितने भारतीय राज्यों से गुजरता है, 8 भारतीय राज्यों से गुजरता है। बताओ कौन सा गुजरता है आपके, तो 8 भारतीय राज्यों से जो आपके मुख्य अक्षांश गुजरता है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है। मैंने आपको देखो 3 बार कम से कम इसे रिवाइज कर दिया। और बार बार रिवाइज करने का कारण क्या है कि आप जैसे जैसे बार बार सुनोगे, बार बार आप इसे देखते हो तो आपको हमेशा की तरह एक ही बार देखने में आपको याद हो जाए। और साथ साथ मेरे साथ जब इसे आप सुनते भी जाओ तो आप ईयरफोन से इसे सुना करो, जिससे कि आपको साथ के साथ ये याद भी होता जाएगा और रिवीजन भी होता जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये जो अक्षांश है ये गुजरात से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, गुजरात से। गुजरात के अलावा ये राजस्थान से गुजरता है। राजस्थान के अलावा ये मध्य प्रदेश से गुजरता है। मध्य प्रदेश के अलावा ये छत्तीसगढ़ से गुजरता है। और छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड से गुजरता है। और झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के अलावा ये त्रिपुरा से गुजरता है। और त्रिपुरा के अलावा ये आपके मिजोरम से गुजरता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि त्रिपुरा एक ऐसा भारतीय राज्य है जो कि म्यांमार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। अब बात आती है इस मानक अक्षांश की कि ये इन भारतीय राज्यों से गुजरता है। इसकी बात जब ये आती है कि ये मानक जो अक्षांश है इन राज्यों से जो गुजरता है, इस पर आपको ध्यान देना है कि ये 8 भारतीय राज्यों से होकर क्या होता है, गुजरता है। इस बात को आप ध्यान में रखना। अब बात आपके क्वेश्चन आता है कि पश्चिम से पूर्व इनका क्रम क्या है और पूर्व से पश्चिम क्रम क्या है। जब आपको प्रश्न पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम क्रम क्या है, तो कर्क रेखा का जब यदि पूर्व से पश्चिम राज्यवार क्रम की बात करते हैं तो पहला राज्य इधर से आता है मिजोरम,
दूसरा राज्य आता है त्रिपुरा, तीसरा राज्य आता है पश्चिम बंगाल, चौथा आता है झारखंड, पांचवा छत्तीसगढ़, छठा एमपी, सातवां राजस्थान और आठवां कौन सा आता है? गुजरात। ये क्रम है पूर्व से पश्चिम। यदि क्रम पूछ लिया जाए कि पश्चिम से पूर्व क्या है, तो पश्चिम से पूर्व पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा एमपी, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल और सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। ये क्रम बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। मैं एक बार लिख भी देता हूँ कि जब पूर्व से पश्चिम क्रम पूछा जाता है तो पूर्व से पश्चिम जो आपके भारतीय राज्य आते हैं उनमें पहला आता है मिजोरम, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पूर्व से पश्चिम त्रिपुरा आता है, तीसरा आपके पश्चिम बंगाल आता है, चौथा आपके झारखंड आता है, पांचवा आपके छत्तीसगढ़ आता है, छठा आपके मध्य प्रदेश आता है, सातवां आपके राजस्थान आता है और आठवां आपके कौन सा आता है? गुजरात आता है। वहीं बात आए पश्चिम से पूर्व की कि यहाँ लिख दिया जाए प्रश्न में कि पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है, तो ये शब्द आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। गुजरात के अलावा जो आपके आता है राजस्थान के अलावा जो आता है वो एमपी के बाद कोई आता है तो छत्तीसगढ़ के बाद कोई आता है तो झारखंड और झारखंड के बाद कोई भारतीय राज्य आता है तो पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद में आपके राज्य कौन सा आता है? मिजोरम आता है। ये क्रम मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर बार ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। दूसरी बात ये है कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक यदि भारतीय शहर की बात की जाती है तो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर आपके झारखंड का आता है और झारखंड का कौन सा आता है? रांची आता है। कौन सा आता है? रांची। कि ये कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। अब कैसे बनता है कि कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जबकि रांची के आप देखोगे तो ये 23 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि 23 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और ये 23 डिग्री 30 मिनट है, तो दोनों के मध्य केवल 4 मिनट का अंतर है। कितने मिनट का अंतर है? 4 मिनट का अंतर है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर कौन सा हो गया? रांची हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के कहाँ स्थित है? उत्तर में। और कर्क रेखा के दूसरा कोई नज़दीक शहर है तो वो है भोपाल। कौन सा शहर है? भोपाल। लेकिन भोपाल कर्क रेखा के कहाँ स्थित है? दक्षिण में स्थित है। यह आपको ध्यान में रखना है कि भोपाल कर्क रेखा के कहाँ स्थित है? कि दक्षिण में स्थित है और ये 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब देखो कर्क रेखा जो है वो 23 डिग्री 30 मिनट है और भोपाल है 23 डिग्री 25 मिनट, तो दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? 5 मिनट की दूरी पर है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि कर्क रेखा के दूसरा नज़दीक शहर कौन सा है? भोपाल। और कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर कौन सा है? रांची है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं कि भारत के अंतर्वर्ती राज्य कितने हैं? कि अंतर्वर्ती राज्य मतलब कि अंतर्वर्ती से वो राज्य जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को स्पर्श करते और ना ही वो राज्य जो हैं आपके किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को स्पर्श करते। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो मैं आपको ये मैप बनाकर बता देता हूँ कि ऐसे 5 भारतीय राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को स्पर्श नहीं करते और तटवर्ती सीमा रेखा को भी स्पर्श नहीं करते। ऐसे भारतीय राज्यों को अंतर्वर्ती राज्य की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, और वो जो राज्य हैं उनमें एक तो आपके राज्य है तेलंगाना। कौन सा राज्य है? तेलंगाना। तेलंगाना किसी भी देश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तेलंगाना किसी भी तटवर्ती किसी भी जो आपके जलीय भाग है उसकी सीमा रेखा को स्पर्श नहीं करता है। यह आपको ध्यान में रखना है, यह एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना। इसके अलावा दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भी
किसी देश की सीमा को स्पर्श नहीं करता, किसी तटवर्ती सीमा रेखा को भी स्पर्श नहीं करता। तीसरा जो राज्य आपके आता है वो है झारखंड। कौन सा राज्य है? झारखंड। ये भी स्पर्श नहीं करता है। चौथा जो राज्य है वह है आपके एमपी और पांचवा जो राज्य है वह है आपके हरियाणा। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो किसी भी देश की सीमा को स्पर्श नहीं करते और किसी भी आपके जलीय भाग की सीमा को, या यूं कहिएगा कि तटवर्ती सीमा रेखा को स्पर्श नहीं करते। ठीक है, अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे कि कब मुझे आपके समीप आना है। बात की एक बात यह है कि आप इस वीडियो को देखते जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको मंजिल नज़दीक मिले और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनको आसानी से पढ़ने की सुविधा मिल सके। धन्यवाद।